Hey guys, welcome to our YouTube channel. To download and view the notes which are being used in the lecture, download our mobile app on Play Store and App Store right now. The link is mentioned in the description. Also, do not forget to like, share and subscribe these amazing videos so that we can offer you even more. For doubt support and added advantages, subscribe to our Telegram channel mentioned in the description right now. All the best. अच्छा भाई, आज अपने लोग को स्टार्ट करना है रूरल डेवलपमेंट के साथ, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक था रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट वो टॉपिक था जो हो नहीं रहा है ना हम लोग से ना इंडिया से। तो रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक क्रेजी है, फटाफट इसको हम लोग रिवाइज करते हैं। इसमें से आईडी का आप लोग तो स्कूल में टेस्ट दे लिए, सब जगह आप लोग को आइडिया लगे आईडी का क्वेश्चन कैसा आ रहा है। तो भाई आप ही लोग बताओ किससे ज्यादा डर लग रहा है, एमसीक्यू वाला पोर्शन से ज्यादा डर लग रहा है कि शॉर्ट आंसर की लॉन्ग आंसर? चलो शुरू कर रहे हैं। चलो रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अच्छा, रूरल डेवलपमेंट कंसेप्ट इजी है। रूरल डेवलपमेंट बोले तो अर्बन एरिया या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं रूरल एरिया को अर्बनाइज करना इज रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट में आंसर क्या माइग्रेशन हो सकता है? आप वहां से लोगों को माइग्रेट करा रहे हो अर्बन एरिया में, इज दैट रूरल डेवलपमेंट? नहीं ना, वो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर में दैट, हाँ वो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी आ रहा है। बेसिकली माइग्रेशन इज अ पॉइंट कि भैया आप माइग्रेट करा दो लोगों को, तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये प्लीज याद रखिएगा। अच्छा, चैलेंजेस सबसे पहला दिया हुआ है रूरल डेवलपमेंट का। पहला क्या था? रूरल क्रेडिट, और सेकंड था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। वेरी कॉमन क्वेश्चन। हम आगे का पंखा बंद कर रहे हैं, डोंट माइंड। अच्छा, सबसे पहला क्या था? रूरल क्रेडिट, और सेकंड क्या था? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ये वाला एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाला पॉइंट तो मेरा सैंपल पेपर में भी आया और काफी लोग का स्कूल में भी आया, तो एक बार ध्यान से देखना। रूरल क्रेडिट को लेके एमसीक्यू बहुत कॉमन होते जा रहा है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग रूरल क्रेडिट में। रूरल क्रेडिट में किस किस टाइप का क्रेडिट लग सकता है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ये मैंने आप लोगों को बोला था इतना डेप्थ में मत पढ़िएगा, फिर भी शॉर्ट टर्म बोले 1 साल से कम, 3 साल के बीच में होगा, 1 साल से लेकर तो मीडियम, 3 साल से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। अब यहां पर हम लोग 5 साल लिखा हुआ है, देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। एग्जाम में जाके ज्यादा वेगनेस मत दिखाना या फिर ज्यादा लीनियंसी भी मत दिखाना, ठीक है। अकाउंट्स नहीं है जो शॉर्ट टर्म बोले तो नॉन करंट एसेट का डेफिनेशन लिख के आ गए, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। पर्पस क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए। अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन इज ऑब्वियसली फ्राउंड अपॉन। समझ में आ गया? आप गए बोले बेटी का शादी कराना है, तो उसके लिए लोन मोस्ट प्रोबेबली नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रैक्टर खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, उसका लोन मिल जाएगा एट अ सब्सिडाइज रेट। अच्छा, सोर्सेस क्या क्या है? 2 सोर्स यहां पर दिया हुआ है मेनली, एक इंस्टीट्यूशनल, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब लोकल सोर्सेज, माइट बी ऑल्सो अनरजिस्टर्ड। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान दे अकाउंटेड फॉर 93% क्रेडिट। तो बाकी 7% क्या था? इंस्टीट्यूशनल। रिसेंटली अभी कितना हो गया है? 34%। फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन 93% से 34 पे आना है 3 टाइम्स रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए पहला क्या था नॉन इंस्टीट्यूशनल में? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड बोले तो जिससे जमीन आप रेंट पे लिए वही आप लोग को लोन भी दे देता था। दैट इज लाइक आस्किंग अ लोन फ्रॉम द बैंक टू पे ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्स। तो दैट इज ऑब्वियसली अ बिग लूप। ये लूप में फंसा देगा। पेमेंट किसको करना है? लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड बोलता है हम ही लोन ले रहे, उस पर इंटरेस्ट भी दे देना, डबल पेमेंट हो जाएगा। यस, यही तो कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्या लिखा है? विलेज ट्रेडर्स। विलेज ट्रेडर बोले तो क्रेडिट पे ट्रेड करता था, तो उससे आप काम करा सकते थे। थर्ड इज मनी लेंडर, महाजन, ये सब था, वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज बोले तो रजिस्टर्ड हो सकता है। रजिस्टर्ड बोले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जिसके पास गवर्नमेंट का बैंकिंग है और किसी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा, अनरीजनेबल नहीं रहेगा। व्हाई डू वी प्रेफर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? सेफ्टी है हमारा। सेफ्टी कैसा? एक तो देखो वसूल करने का भी सेफ्टी है, और दूसरा पेमेंट अगर दे रहे हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस बीच में चेंज करने का भी सेफ्टी है। इफ आई टेक अ लोन फ्रॉम समवन और वो अचानक से बोले कि अब से इंटरेस्ट हाई लगेगा, क्यों? मेरा मन, ये गुंडागर्दी, ये सब कंट्रोल में रहता है यूजिंग पेपर वर्क। क्लैरिटी है? इंस्टीट्यूशनल में लिखा हुआ है पहले 7% था, अभी 66% है, याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इसमें क्या मतलब हो गया इसका? फार्मर लोग को बोल दिया आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर लो, फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें क्या होगा? ट्रैक्टर मिलके खरीद सकते हैं, लोन साथ में ले सकते हैं, और लोन्स देने के लिए भी वो लोग को ही रेडी कर दिया गया। हाँ, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं बंच ऑफ फार्मर्स आर देयर और बंच ऑफ विलेजर्स आर देयर। थोड़ा बहुत पैसा है, उन लोग को बोला मिलके आप एक कोऑपरेटिव बैंक खोल लो, आप लोग का भी हेल्प होगा, फार्मर लोग का भी हेल्प होगा, है ना। कम्यून्स, ये सब तो बहुत बाद में। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एसबीआई एंड अदर कमर्शियल बैंक्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट बैंक टू नेशनलाइज इन इंडिया। इसका मतलब हर एक स्टेट, हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होना, दैट इज अ बिग थिंग, दैट इज एसबीआई। समझ में आ रहा है?
और कमर्शियल बैंक तो आ ही गया था। रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, सुपर इजी है ये भी। तो ये चीज आपको याद रखना है, NABARD था ना, हाँ ये रहा नीचे उसके। हाँ तो आप ये ऊपर वाला भी बेकारी है ऐसे, लैंड डेवलपमेंट बैंक मतलब बैंक था लेकिन उसका पर्पस बहुत स्पेसिफिक था, राइट। अच्छा अब यहां पर आपको जो समझना है, NABARD इज नॉट अ बैंक, ये बताया हुआ है आप लोग को। इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन टू कंट्रोल, यस, बाकी सारा बैंक्स को रेगुलेट करेगा क्रेडिट रूरल एरियाज में। NABARD का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है ही नहीं, ये उन लोग का RBI है, मिनी RBI। समझ में आ गया? इसका काम क्या है? रूरल क्रेडिट को अच्छी तरीके से स्टिम्युलेट करना, ग्रो करवाना। अच्छा कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1982, इसका ईयर MCQ में इंपॉर्टेंट है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज एंड इट इज नॉट ओपन टू पब्लिक। पब्लिक यहां पर नहीं जा सकता, सिर्फ कौन जा सकता है? रूरल एरिया का आदमी है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला आदमी है, फार्मर आदमी है, तो वो जा सकता है ये काम, यहां से काम करवाने के लिए, हेल्प लेने के लिए। डन। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, ये भी बताए थे, एंड SHG, दो अलग अलग चीज है। व्हाट इज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम? फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, शादी वादी के लिए बोल सकते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, या ऐसा बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी के लिए बैंकिंग है, राइट। और दूसरा क्या लिखा है? फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दोज पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग ये अवेल कर सकता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का फैसिलिटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या लिखा हुआ है? पहला, टू क्रिएट द ग्रुप्स, बहुत सारा लोग है, जैसे फॉर एग्जांपल गांव देहात में ना बहुत सारी विमेन लोग काम कर रही है घर पे, कुछ सिलाई का काम, ये वो, तो वो लोग मिलकर एक SHG बना लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या? म्यूचुअल सपोर्ट, प्लस देयर इज अ नेटवर्क, सम पीपल हु रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट, अब उनका नेटवर्क बन गया है, फोन पे आपस में बात कर लेता है कि भैया एक काम करो, मेरे को 500 कुशन का डिजाइन का ऑर्डर आया है, 200 आप कर लो, 300 हम कर लेंगे, तो एक दूसरे को एम्प्लॉयमेंट शेयर भी करते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्या लिखा है? 54 लाख विमेन SHGs आर वे मोर कॉमन इन विमेन कंपेयर्ड टू मेन। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? 6 करोड़ विमेन इन टोटल आर राइट नाउ एम्प्लॉयड अंडर और यूजिंग SHG। ऐसा सोचो ना, एक नेटवर्क मार्केटिंग है एक तरीके से, भैया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, नेटवर्क बन गया है, अब एक काम भी आता है ना, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर एक जन को भी बोल देता है, वो लोग आपस में काम मैनेज कर। अंडरस्टैंडेबल है? ओके, दिस इज व्हाट पूरा हम लोग का चीज था। एक बार ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लेते, लर्न नहीं हो जाना चाहिए। रूरल क्रेडिट क्या क्या दो, उसमें हमारे पास क्या क्या टाइप्स है, जल्दी बोलो, क्या क्या टाइप्स है रूरल? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। 5 साल से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म, हटाओ ये कंसेप्ट को। उसके बाद आ जाओ इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन में कोई भी 2 पॉइंट बोलो। इंस्टीट्यूशनल में NABARD हमेशा लिखना, रीजनल डेवलपमेंट, हाँ RRB लिख सकते हो, या फिर SBI बेस्ट होगा अगर आप NABARD और SBI डाल दो, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेन करना मन भी किया तो बना बना के लिख सकते हैं। NABARD खुद एक बैंक है क्या? नहीं, रेगुलेटर है ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज। क्या ओपन टू पब्लिक है? नॉट ओपन टू, बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। डन। अच्छा, और माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम और SHG के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज आप लोगों को नोटिस करना है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स आर यूजुअली नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर एंड SHGs आर प्रोडक्टिव इन नेचर। 6 करोड़ विमेन एम्प्लॉयड अंडर SHGs, एम्प्लॉयड थ्रू SHGs, ठीक है, 6 करोड़ था वो, अंडर 54 लाख SHGs। कहां पे लिखा था भाई? वो अच्छा ऊपर लिखा, सॉरी हम खुद ही भूल गए, 54 हमको याद ही नहीं था। अच्छा ठीक है, डन। चलो ये तो हम लोग का खत्म हो गया। अच्छा वो 93% और 7% क्या था? अभी क्या है? 34 और 66। 34 क्या है? नॉन इंस्टीट्यूशनल है, और इंस्टीट्यूशनल 66 है, और पहले कितना था? इंस्टीट्यूशनल 7 और 93% वाज नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का ये पूरा प्रोसेस यहां दिया हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में? गैदरिंग। गैदरिंग बोले तो यस, गैदरिंग बोले तो क्रॉप का हार्वेस्टिंग। सेकंड क्या है? प्रोसेसिंग, फिर ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, सेलिंग। ये सब BST बी, हाँ एकदम करेक्ट, BST वाला लाइन में जा रहा है, ये थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे कॉमन सेंस तो काम करेगा ना। अब कोई बोलेगा, आपको बोल दिया 1 2 3 4 वाला था ना, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, तो उसमें आप गेस तो कर ही सकते हो ना। पैकेजिंग के बाद ही लेबलिंग आएगा, वो तो आप बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग में पढ़ चुके हो। यस। अच्छा, उसके बाद और एक चीज मैंने बताया था, डिस्ट्रेस सेल। डिस्ट्रेस सेल का मतलब, बहुत लोग इसको अलग पॉइंट बना के हमको भंजा रहा था एग्जाम में, लेकिन सेपरेट पॉइंट नहीं है। लेकिन डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्या होता है? मजबूरी में आके बेच देना, टू कम अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर, स्पेशली फाइनेंशियल प्रेशर, एंड सेल इट ऑफ बिकॉज एवरीबडी इज होर्डिंग वेरी लो प्राइस। मतलब उसको लग रहा है क्रॉप पड़े पड़े खराब हो जाएगा, कैसे भी बेच दो। यस। क्यों होगा ये?
स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तुरंत कैश चाहिए, क्रेडिट कोई दे नहीं रहा, समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, या बायर्स ही नहीं है, तो ज्यादा आप जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो या जो क्रॉप आप बेचना चाह रहे हो उसका बायर आपको नहीं मिल रहा, तो लैक ऑफ अ मार्केट ऑल्सो क्रिएट्स डिस्ट्रेस सेल। पता ही नहीं है, एक ही जन है जिससे आपका कॉन्टैक्ट है, अब वो बोल दिया हम नहीं खरीदेंगे तो आप टेंशन में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजर्स बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग। अभी मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या किया, ये 4 से लेकर 6 मार्क्स के लिए मैंने बोला था आएगा, और ये आया भी। पहला पॉइंट क्या लिखा है, रेगुलेटेड मार्केट, इसके अंडर में क्या क्या है, प्राइस करेक्शन एंड राइट मेजरमेंट ऑफ सिस्टम फॉर वेट। तो देखो वेट सही करना है, ये मैंने आपको बोला था, अभी डिजिटल चलता है, पहले वो हाथ वाला तराजू चलता था। और फर्स्ट वाला पॉइंट क्या, प्राइस करेक्शन, उसमें प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग वो बता दिए थे। प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी को हम लोग प्राइस फ्लोर बोलते हैं, और प्राइस सीलिंग मतलब मैक्सिमम प्राइस। वेरी नाइस। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, क्या चीज, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ये तो हम लोग क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज में भी पढ़े थे, फिर भी एक बार याद दिलाते हैं। व्हाट हैपेंस इज, इसको हम कैसे आपको समझाएं। अच्छा ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है, कभी नहीं देखा, क्या आदमी है, कभी ना कभी एक एपिसोड तो देखा ही होगा, टप्पू सेना, जो भी, मेरे ख्याल से मैक्सिमम पॉपुलेशन देख चुका है। बट इट इज गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो गोकुलधाम सोसाइटी बोलता है, बट सोसाइटी लगाने के आगे आपको कोऑपरेटिव लगाना ही पड़ेगा। सोसाइटी हो ही नहीं सकता बिना कोऑपरेटिव के। अदर जैसे होता है ना, आप लिमिटेड लगा रहे हैं तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होगा, वैसे ही अगर सोसाइटी लिखे हैं मतलब वो कोऑपरेटिव होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है, सारा राशन एक साथ खरीदता है यूजुअली, उससे क्या होता है, सबको फायदा होता है, आटा चावल दूध दही तो सबके यहाँ आएगा ना, तो एक बार में 500 किलो आटा खरीद लिया। अभी 50 मेंबर है सोसाइटी में, 50 फ्लैट्स है, तो सबके नाम पे 100 केजीज आ गया। अब 10 किलो पर मंथ मतलब मोटा मोटी 10 मंथ्स का कोटा आ गया। अब जिसको खरीद, इतना बल्क में तुम खरीदेगा, तुम सीधा जाके होलसेलर नहीं तो मैन्युफैक्चरर से खरीद लो। 500 के आधा क्विंटल उठा के तुम ले आए आटा, तो तुमको तो बहुत सस्ता पड़ेगा ना, और फिर जो जितना यूज करेगा उतना उससे पैसा लेते रहो, तो सबको बेनिफिट है ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी। वैसे ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होता है। इसका मतलब टू सेल योर गुड्स यू नीड अ मार्केट और रादर अ प्लेटफॉर्म टू सेल। तो क्या होगा, ढेर सारा फार्मर लोग मिलके पैसा डच करेगा और एक मार्केट फॉर्म करेगा, जहां पर दे विल ट्रेड इन स्टैंडर्डाइज्ड एंड ग्रेडेड गुड्स एंड दे विल रेगुलेट दिस एंटायर मार्केट। समझ आया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर हम लोग यहाँ कैलकाटा में ना बहुत सारा फेमस स्पॉट है जो हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम लोग बस बचपन से सुनते आ रहे नाम, जैसे गरिया हाट, समझा, इसको हम लोग नाम क्या है, गरिया हाट। गरिया हाट बोले तो गरिया का हाट इज मार्केट। तो गरिया कहां पे है एक्चुअल में, गरिया गरिया कहां पे है, तुम कभी नोटिस करो, गरिया बहुत दूर है, लेकिन उसका बाजार ये हुआ करता था। अभी समझा, जो लोग कैलकाटा में रहता है वो लोग समझ जाएगा, तो बहुत दूर हो गया, समझ में आ रहे। और राजर हाट, उसको राजार हाट बोलते थे क्योंकि वहां पे बहुत फैंसी प्रोडक्ट्स मिलता था। अब कुछ नहीं है वैसा, तो हाट हाट जहां पर हाट लगा के रखा है, हाँ, बड़ा बाजार, बड़ा बाजार, बाजार बड़ा बड़ा स्केल का होलसेलर लोग वहां बैठता था, इसीलिए तो ये सारा चीज वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। और ये लोग सब कोई पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जितना सेलर था सबको एक जगह बेचना था, लेकिन कोई तो सेटअप चाहिए ना बेचने के लिए, टेंट लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, और किसी को भी घुसने नहीं देंगे। ये भी तो ऑटो वाला लोग, ऑटो यूनियन होता है, बस वाला लोग का भी अपना यूनियन होता है, ट्राम वाला लोग का अपना यूनियन होता है, मेट्रो का अपना यूनियन होता है। यूनियन बना, स्टूडेंट लोग का अपना यूनियन होता है भाई कॉलेजेस में। यूनियन का मतलब क्या होता है, हम लोग के साथ कुछ गलत होगा या हम लोग का ग्रुप में कोई घुसेगा बेमतलब का, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब जो बोलना है बोलो। तो ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग एग्रीकल्चरल सोसाइटी कुछ ऐसा है। They have opened this cooperative society just to push marketing side. So if you go as an individual person with 50 kgs of mooli to sell, most probably it will not get sold. But if you go as a team to sell 5,000 kgs of a particular product, you maybe a big vendor will buy it. You look like a team. You look organized. समझा कि अकेले अकेले कहां कहां भटकेगा। यू अंडरस्टैंड। जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है बहुत अच्छा चांस रहता है ग्रोथ का, और अकेले करेगा तो एक तो ठेला लगा के बेचो फिर, और तो कोई उपाय नहीं। काइंड ऑफ लाइक दैट, समझ आ गया। कंज्यूमर्स तो नेवर ऑर्गेनाइज, कंज्यूमर तो नेवर, इसीलिए तो कंज्यूमर लूटता है। अच्छा फोर्थ पॉइंट देखो, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। पहला क्या लिखा हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऊपर से रिपीट है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक बोले तो इनकेस, ताकि फेमाइन ना आए, फेमाइन को बचाने के लिए, मतलब किसी टाइप का खाने पीने का कमी ना हो जाए इकोनॉमी में, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है,
एक टाइप का बफर स्टॉक मेंटेन करना, सही है। रिजर्व्स बेसिकली अगर प्राइस फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी है, काइंड ऑफ अ फॉरेक्स रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू एनेबल फूड एट फेयर प्राइस टू बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। डन, आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिव टू गवर्नमेंट। अच्छा, ये एक नया टॉपिक दिया हुआ था ओरी में कि गवर्नमेंट अगर हम लोग को हेल्प नहीं कर रहा या फार्मर्स को हेल्प नहीं कर रहा, देन व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? तो हम लोग यहां लिखे थे वी कैन, द फार्मर्स कैन डायरेक्टली सेल टू द प्राइवेट मार्केट्स। इसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे बिग बाजार का फोटो चिपका हुआ था बुक में, मेरे को याद है, तो बिग बाजार भी डायरेक्टली फार्मर से एक्वायर करता है। स्पेंसर्स भी, मतलब उसको बोलते हैं होम ग्रोन ऑर्गेनिक फूड डिपार्टमेंट, इस टाइप का। तो नॉन प्रोसेस्ड, इसका मतलब आपको कुछ भी एकदम हाई क्वालिटी का लेना है, एक्सपेंसिव होता है, तो डायरेक्टली ये लोग क्या करता है? फार्मर से बाय करता है। ये लोग का ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग सब कुछ ये स्पेंसर संभालेगा। तो इससे क्या होता है? ये लोग को लगता है ये लोग एक हायर डायमेंशन का काम कर रहा है इकोनॉमी में by solving the farmers problem, and the farmers are also happy because they obviously get paid more than what the government is to pay them। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। इस पे आते हैं हम लोग। इसके पहले यहां पर लिखा है डेफिशिएंसीज और ड्रॉबैक्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो भैया रूरल क्रेडिट जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, पहला पॉइंट क्या लिखा था? ऑल लोन्स, दिस इज अ कंपल्सन। भाई हम लोग बैंकिंग चैप्टर में पढ़े क्या है कि बैंक के पास मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है। बिना, देखो जो भी इंस्टीट्यूशनल होगा उसको कुछ ना कुछ कोलैटरल चाहिए। समझ आ रहा है? मेरा नाम पे इतना लोन चढ़ गया, मेरे को अब लोन नहीं मिलता, ऐसा हो गया प्रॉब्लम अपने साथ, समझा? ऐसा 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 गारंटर बना दिया, ये बना दिया, अब मेरे को लिटरली लोन मिलना बंद हो गया। बोलता है भैया इनकम और आपका तो वो कुछ ज्यादा ही फ्लक्चुएशन हो रहा है, समझा? अब कोलैटरल भी नहीं है टू ऑफर, तो लोन उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लैरिटी मिल रहा है? तो जब कुछ क्लियर होगा, क्रेडिट स्कोर जब अच्छा हो जाएगा, तब मेरे को बिना कोलैटरल के भी लोन मिल जाएगा। There are, देखो, if we go to take a loan and a farmer goes to take a loan, what do you think who is going to get more amount and assured loan? Us. Why? कमाने का कैपेसिटी है, because we are skilled, we are educated, background, घर है रहने को, समझ में? और वो आदमी भगवान जाने कहां से आ गया। You have to understand, if you are a person who is going to take a loan or give a loan, तो तुम सामने वाला में कुछ तो देखेगा ना, तभी तो पैसा देगा। तुमको पता है कि वो पैसा नहीं लाके दे पाएगा, डूब जाएगा, तो तुम दो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। एक, गिव मी सम काइंड ऑफ कोलैटरल, और उसके साथ साथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों चिपकाओगे उसको, समझा? हम लोग ना बहुत सस्ते में निपटते हैं। अगर हम अभी गाड़ी लेने जाएगा, तुम अगर गाड़ी लेने जाएगा, तुम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना पड़ेगा? 7%, 8% कार लोन पे। अगर तुम ट्रैक्टर, फार्मर एक ट्रैक्टर लेने जाता है ना, उससे पता है कितना लेगा? 27%, 26%। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वसूली में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो ये लोग इंटरेस्ट रेट इतना हाई कर लेता है कि शुरू का 1-2 साल में ही मैक्सिमम पैसा रिकवर हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? और बाद में बोलते आओ ना, तुम्हारे पास पैसा आ गया, आके फोरक्लोज कर दो, लोन बंद कर दो, नहीं तो देते रहो ईएमआई। डू यू अंडरस्टैंड? गरीब लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। व्हाई डू दे चार्ज डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स? कोई फिक्स थोड़ी है सबको 9% देना पड़ेगा। इज दिस? हाँ, रिग्रेसिव है। हाँ, ये इंटरेस्ट रेट रिग्रेसिव है बेस्ड ऑन योर इनकम। तो अगर आपका इनकम ज्यादा है, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। तभी तो बोलते हैं ना, पैसा पैसे को टानता है। ऐसा ऐसा लॉजिक है, बड़ा बड़ा बुक्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस फॉर रिकवरी ऑफ लोन। ये तो होता ही है। समझ में आ रहा है कि कैसे भाई वसूली करने का भी कोई हद होता है ना। अब सामने वाला बोल दिया भाई तुमको जो करना है कर लो, पैसा नहीं है, तुम लिटरली क्या ही कर लोगे? तुम जिसके पास कोलैटरल है उसका तुम प्रॉपर्टी रख सकते हो, बाकी लोग तो गया। नेक्स्ट, लैक ऑफ सेविंग्स फॉर फ्यूचर, थ्रिफ्ट इन सेविंग्स। यहां पर इसका मतलब होता है इफ वी टेक अ लोन राइट नाउ and we keep paying EMIs and we think about saving also, it is not going to happen. The only reason you took a loan is because you never had savings, and now that you are paying EMIs, how can you even think about having savings? समझ रहे? आप तो नेगेटिव में, आप तो डिस सेविंग्स में चल रहे हैं। समझ में? आप सी बार पर ही हैं सर, है ना? अब आगे कैसे बढ़ेंगे? बार में नहीं। नेक्स्ट, तुम मतलब, अच्छा ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क। मस्त पॉइंट है ये। डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम लोग को सीधा बोलता है भाई, कोई भी आदमी है, आप लोग अगर फार्मर है तो फार्मिंग का काम पूरा दिन करने का कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? जैसे अपने लोग भी कभी कभी अनएम्प्लॉयड फील करते हैं, ऐसा बात नहीं है। कैसे अनएम्प्लॉयड फील करते हैं? शाम में अगर दो ठो क्लास लेना है। अभी जैसे हम हाईली अनएम्प्लॉयड कब फील करेंगे? तुम लोग का बोर्ड 14th, बेसिकली 12 फरवरी के बाद हम हाईली अनएम्प्लॉयड फील करेंगे, है ना? क्रैश कोर्स खत्म, शाम में भी खत्म, 11 का पगला पगला बच्चा आएगा, वो लोग भी एनुअल एग्जाम देगा फरवरी में, हम तो हाईली अनएम्प्लॉयड। समझ आ रहा है? तो उस टाइम में कुछ और काम चाहिए ना करने को, तो हम बुक कर लिए अपना इंस्टीट्यूट का ट्रेनिंग।
आईसीआई का 15 दिन का ट्रेनिंग ही हो जाए, फिर 10 मार्च से क्लास 12 का बैच स्टार्ट, कुछ काम रहेगा, फिर अप्रैल से अपना निर्माण स्टार्ट, और भी काम रहेगा। अनएम्प्लॉयड फील होने से ना बहुत गिल्टी फील होता है। क्लैरिटी है? क्यों? तुम्हारे पास प्रोडक्टिव आवर है लेकिन तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे हो मूवी देख रहे हो, मूवी देख देख के भी बोर हो जाएगा एक पॉइंट के बाद, तो फिर आपको काम चाहिए, फिर मूवी देखने में मजा आएगा। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। फार्मर लोग को बोल रहे बेटा तुम क्रॉप प्रोडक्टिविटी में दिन का 2 घंटा दो, 4 घंटा दो, 6 घंटा दो, फिर भी तुम्हारे पास 5-6 घंटा काम करने को, उस टाइम में तुम कोई ऑल्टरनेटिव काम खोजो, गो एंड वर्क इन अ फैक्ट्री। वही चीज सेकंड पॉइंट में लिखा है, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी स्विचिंग टू नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो सुबह में फार्म वाला काम करो, फिर नॉन फार्म वाला काम करो, इससे क्या रहेगा, यू विल बी फुल टाइम एम्प्लॉयड। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है इसमें, सम एलाइड एक्टिविटीज आर देयर। देख लो, इसमें पहला था एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल का हस्बैंड नहीं है, मतलब हाँ बेसिकली पोल्ट्री फार्म से सब कुछ इसी में आ जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिशरीज, फिशरीज का मतलब मछली वाला काम, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर, एक्सोटिक फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांटेशन, ये सब चीज आ गया। इसमें लिखा हुआ है 6% ऑफ जीडीपी इंडिया का, इंडिया का 6% ऑफ जीडीपी। भाई तेरे को पता है 11% तो एडुकेशन में स्पेंड होता है, एडुकेशन में 11, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 11% पूरा जीडीपी का सिर्फ इंडिया का एडुकेशन में लगता है, 6% उसमें से फूल बेच के आता है, उससे भी कम है। तो वो फिगर कुछ साल पहले का था, अभी लेटेस्ट फिगर अराउंड 10 to 11%। भाई 11% इंडिया का जीडीपी का खर्चा हो जाता है एडुकेशन में, हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा होता है। कौन सा ईयर का, 18-19 बोल रहा है, ईयर देख लेना, ईयर देख लेना। एनसीईआरटी का फिगर 11-12, 14-15 ऐसा कुछ होगा। हाँ अभी तो बढ़ गया, 10% क्रॉस किया है, मोदी जी वही तो हाईलाइट कर रहे हैं एकदम, 10% क्रॉस किया है। हाँ, अरे भाई नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग दिया हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो हाँ इको फ्रेंडली बोलो, ऑर्गेनिक मतलब हो गया वीगन बोलो, है कि नहीं, जिसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कुछ यूज नहीं हुआ है एकदम, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अब बहुत अपराइजिंग हो गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके बहुत कुछ बोला है, ऑल नेचुरल फार्मिंग बोला है, समझ में आ गया। एडवांटेजेस पहला क्या है, जो पहले होता था, बेसिकली वी आर मूविंग टू प्री 1947 पीरियड, ग्रीन रेवोल्यूशन को गोली मार रहे, नहीं चाहिए, हम लोग नेचुरल फार्मिंग करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इंक्रीजेस यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सही है, सॉइल का फर्टिलिटी एंड ऑल मेंटेन रहेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली, यस, तो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम इज मेंटेन्ड। थर्ड लिखा हुआ है इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, इजी, हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड, ये बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से लिख दिया था। इनएक्सपेंसिव फॉर स्मॉल फार्मर्स, ऑब्वियसली, व्हाई, फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड चाहिए ही नहीं, तो जो स्टार्ट कर रहा है फार्मिंग कर सकता है। क्रॉप रोटेशन एडवांटेजेस थोड़ी हुआ वो, सस्टेनेबल ये कौन सा चैप्टर था, जिंदाबाद, खत्म।